नमस्कार। प्रभा साक्षी के खास कार्यक्रम चाय पर समीक्षा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकित सिंह और हमेशा की तरह इस कार्यक्रम में मौजूद हैं प्रभा साक्षी के संपादक नीरज कुमार दुबे जी। सर, आपका बहुत स्वागत है। धन्यवाद अंकित जी। और जाहिर सी बात है, संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है और कहें कि मोदी सरकार 2.0 का आखिरी शीतकालीन सत्र है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं 3-4 दिन जो कामकाज हुए, उसके बाद जो शुक्रवार वाला दिन था, उस दिन लोकसभा में हंगामा हुआ और जो एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट थी महुआ मोइत्रा को लेकर, उसको मंजूरी दे दी गई। महुआ मोइत्रा निष्कासित हो गई। कुल मिलाकर देखा जाए तो पूरे मामले को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि विपक्ष कह रहा है कि उन्हें संसद में बोलने की अनुमति नहीं दी गई। सत्ता पक्ष और खास करके लोकसभा स्पीकर ने कहा कि पहले से ही ये परिपाटी नहीं रही है कभी। तो पूरे मामले को आप कैसे देखते हैं और टीएमसी के लिए एक झटका कितना बड़ा है? देखिए, इसमें दो चीज़ें, जैसे आपने अपने प्रश्न की शुरुआत में कहा कि इस सप्ताह 2-4 दिन कामकाज हो गया, तो इस सप्ताह 2-4 दिन कामकाज हो गया, वैसे वो हो गया। अब आगे जो है ना, ये जो हुआ है फैसला शुक्रवार को, उसका असर दिखेगा लोकसभा में भी, राज्यसभा में भी। और बीजेपी और विपक्ष के बीच ये एक संघर्ष का नया केंद्र बिंदु बन जाएगा, महुआ मोइत्रा वाला मामला। हो सकता है कि ये मामला अदालत में भी जाए, लेकिन इसको अगर हम देखें तो तृणमूल कांग्रेस को भी, विपक्ष को भी, खास तौर पे जब भी ये एथिक्स कमेटी की मीटिंग्स जब भी हो रही थी, तो उस समय जो कुछ चीज़ें बाहर आ रही थी मीडिया तक, तो ये दिख रहा था कि इसका परिणाम क्या रहने वाला है। और परिणाम ये रहना ही था, क्योंकि गलती भी इसी तरीके की थी। तो ये तृणमूल कांग्रेस को भी भली भांति पता था कि क्या कमेटी का निर्णय होगा, क्या सदन का निर्णय होगा, और विपक्ष के अन्य नेताओं को भी पता था। तो इसलिए वो भी मानसिक रूप से तैयार होंगे। और आपको मैं बता दूं कि शायद पहले इस तरीके की चर्चाएं थी कि सोमवार को ये रिपोर्ट आने वाली थी। जानबूझकर शायद इस रिपोर्ट को थोड़ा सा सप्ताह के अंत तक रखा गया, ताकि जो महत्वपूर्ण कामकाज है वो निपट जाए, क्योंकि हंगामा होगा, शुरू हुआ तो फिर वो हंगामा थमेगा नहीं इस मुद्दे को लेकर। और खासतौर पर विपक्ष को एक बड़ा मुद्दा मिल गया है महुआ मोइत्रा के मामले को लेकर। लेकिन यहाँ पर विपक्ष को देखना होगा कि उसकी सरकारों के दौरान भी इस तरीके के मुद्दे आए थे। उस समय भी तत्कालीन सभापति ने, तत्कालीन सदन ने ऐसे ही निर्णय लिए थे, क्योंकि कदाचार और भ्रष्टाचार को स्वीकार नहीं किया जा सकता। 2005 की बात है जी। तो ये जो मामला है, आप देखिए कि महुआ मोइत्रा जी के आप जितने भी बयान देखेंगे, उसमें उन्होंने कहीं ये बात नहीं कही है कि मैंने जो लॉगिन डिटेल्स है वो शेयर नहीं की थी। बिल्कुल। तो आप जब ये इस बात को खारिज नहीं कर रही हैं कि मैंने लॉगिन डिटेल्स नहीं शेयर की थी, तो यानी कि आपने शेयर किया था, और ये एक गंभीर मुद्दा है। और आपने विदेश में बैठे एक व्यक्ति को, भले ही वो भारतीय मूल का हो, आपने उनको ये डिटेल्स थी, वो आपके बिहाफ पे प्रश्न सबमिट कर रहे थे। तो ये देखा जाए तो बहुत ये संसदीय नियमों की अवहेलना है, सदन की मर्यादा का उल्लंघन है, और लोकतंत्र की जो हमारी जो मूल भावना है उसके साथ छेड़छाड़ है। तो ये बहुत गंभीर अपराध है। इसको सिर्फ इसी बात को लेकर नहीं आप ये कह सकते कि नहीं, ये मैंने कोई बहुत बड़ा अपराध नहीं किया। बहुत बड़ा अपराध है। आप एक छोटा सामान्य व्यक्ति यदि अपनी कंपनी का कोई मेल आईडी का पासवर्ड या यूज़र नेम ये किसी बाहरी को अगर शेयर कर देता है, तो उसके ऊपर भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो जाती है, कंपनी के स्तर पर भी। और आईटी कानून भी उसके ऊपर सख्त जो कार्रवाई करने की इजाज़त देता है। तो सांसद जो हैं हमारे, या जो हमारे जो नेतागण हैं, उनको फिर क्यों कोई दूसरी तरह की सुविधा मिले? अगर संसदीय जो हमारी प्रणाली है उससे जुड़ी कोई ऐसी चीज़ जो कि सिर्फ सांसद को ही अधिकार है, आपने उस अधिकार का दुरुपयोग किया है, तो आप पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। ये बात सही है कि विपक्ष ये बात कह रहा है कि जो निर्णय लेने की प्रक्रिया है उसमें खामियां हैं, या जो जिसको आरोपी ठहराया गया है उसको अपनी बात रखने का पक्ष नहीं दिया गया। देखिए, ये सदन का मामला है, सदन जो नियमों से चलता है, नियमावली से चलता है। अगर सदन ने कोई निर्णय लिया है तो वो नियमों के अनुरूप ही लिया होगा, और अगर ये नियमों के अनुरूप नहीं है तो अदालतों का रास्ता खुला है, आप जा सकते हैं वहाँ पर। लेकिन महुआ मोइत्रा जी का आप अगर व्यवहार देखेंगे आप, और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ यही एक प्रकरण था, ऐसे तमाम प्रकरण थे, चाहे उनकी भाषा शैली की बात हो, चाहे वो अन्य, हमने देखा कई बार वो इतना आक्रामक हो जाती थी कि वो संसदीय आचरण जो होता है वो उस श्रेणी में नहीं रखा जा सकता।
उनको। तो ये जो झटका है तृणमूल कांग्रेस के लिए झटका जरूर है, लेकिन ये भी देखना होगा कि कई बार जो नेता हैं ऐसे झटके को राजनीतिक रूप से अच्छी तरह भुना लेते हैं। हो सकता है कि महुआ मोइत्रा जिस निर्वाचन क्षेत्र से अभी संसद की सदस्य थी, हो सकता है कि मामला उनके लिए एक राजनीतिक रूप से संजीवनी का काम कर जाए, उनको वहां पर सहानुभूति मिल जाए, वो पिछली बार से ज़्यादा अच्छे मतों से जीत कर आए। ये एक अलग विषय हो सकता है, लेकिन मूल विषय ये था कि आपने जो आपकी लॉगिन डिटेल्स थी एक सांसद के नाते वो आपने दूसरे को शेयर करी, और उस मामला क्योंकि गंभीर था, आपको दोषी पाया गया, सदन ने आपको निष्कासित किया। तो ये जो फैसला है सराहनीय है। और जब देश भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन चला रहा है, भ्रष्टाचार के खिलाफ आप देखिए चुनाव दर चुनाव जनादेश आ रहे हैं, तो कदाचार भ्रष्टाचार वो राजनीतिक स्तर पर हो, किसी भी स्तर पर हो, उसको स्वीकार नहीं किया जा सकता। और हमको सदन की इस फैसले की सराहना करनी चाहिए कि एक कड़ा फैसला लिया गया है, और मुझे लगता है कि इस फैसले का जो संदेश है वो और जो संकेत है वो सबको समझना चाहिए। संदेश तो बहुत बड़ा दिया गया है। बिल्कुल। और आपने भ्रष्टाचार का जिक्र भी किया है, तो जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद सक्रिय हैं और भ्रष्टाचार के मामलों का वो उजागर भी कर रहे हैं, लोगों तक पहुंचाने की कोशिश भी कर रहे हैं। और इसी कड़ी में हमने देखा है कैसे एक राज्यसभा सांसद है कांग्रेस के धीरज कुमार साहू, उनके यहाँ से खजाने बरामद हुए हैं, और मोदी ने कहा कि भ्रष्टाचार का एक एक पैसा वापस लेंगे, ये मोदी की गारंटी है। तो कुल मिलाकर प्रधानमंत्री की सक्रियता बता रही है कि 2024 में मुद्दा क्या रहने वाला है। फिर वही सवाल आपसे पूछ लेता हूं कि ये 3 चुनाव तो हो गए, 5 राज्यों के चुनाव हो गए, अब 4 महीने बाद शोर शराबा जो होगा वो चुनाव का अपने चरम पर होगा, लेकिन यहां से भाजपा का रास्ता किस ओर जाएगा, क्या मुद्दे रह सकते हैं? और इंडिया क्योंकि 17 तक माना कि बैठक स्थगित है, 17 को हो सकता है या उसके बाद हो सकता है, तो वो इसको टैकल कैसे करेगा? देखिए, जो प्रधानमंत्री जी लोकसभा चुनाव के लिए ये बात कह चुके हैं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन में देश की जनता जुड़ रही है, भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा होगा। और मुझे लगता है कि उससे भी बड़ी चीज जो विकसित भारत संकल्प को लेकर जिस तरह प्रधानमंत्री और पूरी भारत सरकार और सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी जिस तरह इस अभियान को गति दे रहे हैं, और जिस तरह इस अभियान से हर नागरिक लगातार जुड़ रहा है, करोड़ों की संख्या में अब तक लोग जुड़ चुके हैं, तो मुझे लगता है कि विकसित भारत संकल्प एक बड़ा आह्वान था प्रधानमंत्री का, और एक जन आंदोलन बन चुका है। ये एक बड़ा मुद्दा होगा कि कैसे हमको 2047 से पहले भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है। आप देखिए कि अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर अगर हम देखें तो आरबीआई की जो मौद्रिक नीति समीक्षा होती है उसमें कहा गया है कि इस वैश्विक अनिश्चितता के माहौल में भारत अधिक सक्षम है अन्य देशों के मुकाबले चुनौतियों का सामना करने के लिए। हमारी चाहे हमारा केंद्रीय बैंक हो, चाहे वैश्विक जो रेटिंग एजेंसियां हों, चाहे विश्व बैंक हो, चाहे अन्य जो आर्थिक संगठन हो विश्व भर के, सब ये बात कह रहे हैं कि इस मंदी के दौर में भी, वैश्विक मंदी के इस दौर में भी भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। किसी ने ये एक भविष्यवाणी की है, एक आर्थिक मंच ने, शायद S&P ग्लोबल ने की है कि 2030 तक भारत तीसरी प्रमुख अर्थव्यवस्था बन जाएगा। किसी ने कह दिया है कि 2028 तक ही बन जाएगा। तो और आप देखिए कि हम चाहे बेरोजगारी का मामला हो तो वो उस मामले में भारत सरकार ने तमाम प्रयासों के जरिए उस पर काबू पाया है, और बेरोजगारी की जो दर है वो अब तक के अपने निचले स्तर पर पहुंच गई है। महंगाई लगातार कम हो रही है। आप देखिए कि जो खाने पीने की वस्तुओं के दाम हैं उसको सरकार जानबूझकर नियंत्रण में रखी है, और उसके लिए काफी प्रयास कर रही है, क्योंकि चुनाव है। चुनाव में महंगाई एक बड़ा मुद्दा ना बन जाए, इसलिए महंगाई पर कंट्रोल करने के लिए सारी सरकारी एजेंसियां लगी हुई हैं। बिल्कुल। और चीनी के दाम हो, प्याज के दाम हो, इनको कंट्रोल करने के लिए निर्यात रोका गया है। तो ये एक बड़ी चीज है। दूसरा, आप देखेंगे कि आने वाले समय में हो सकता है कि कुछ ड्यूटी कम हो और ये पेट्रोल डीजल के दामों में भी कटौती हो सकता है कि बीजेपी शासित राज्य वैट में कटौती करें और पेट्रोल डीजल की जो उसका जो मूल्य है उसमें कमी आए। तो ये आने वाले समय में हमको ऐसी सौगातें मिलने वाली हैं, क्योंकि हमको ये बात ध्यान रखनी है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कह दिया है कि जो बजट आएगा अभी फरवरी में उसमें कोई बड़ी घोषणा नहीं होगी, वो खाली एक वो उस समय तक जब तक कि चुनाव नहीं हो जाए तब तक सरकार के खर्चे चलते रहें, तब तक देश के खर्चे चलते रहें। उस मैनिफेस्टो में बड़ी घोषणाएं हो सकती हैं। हाँ, मैनिफेस्टो में होगी तो लेखानुदान एक वो पारित कराया जाएगा खाली, जो शायद जून जुलाई में जब बजट आए, पूर्ण बजट, उस समय सब चीजें सामने आएंगी। तो ये चीज स्पष्ट है कि भारत की जो अर्थव्यवस्था की सेहत बहुत अच्छी है, और उस अच्छी सेहत को
और अच्छी बनाने के संकल्प के साथ बीजेपी चुनाव में जाएगी। और आप देखिए कि लगातार चाहे प्रधानमंत्री के संबोधन हो, विभिन्न केंद्रीय मंत्रियों के संबोधन हो, किस तरीके से संस्कृति को विकास के साथ जोड़कर भारत आगे बढ़ रहा है, इस बात का जो उल्लेख है हर एक किसी के संबोधन में होता है। हम देख रहे हैं कि जनवरी में राम मंदिर में भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। बीजेपी का एक बड़ा वादा पूरा होने जा रहा है। हम देख रहे हैं कि जो अयोध्या में दिसंबर अंत तक जो एयरपोर्ट है वो चालू हो जाएगा। जो जेवर एयरपोर्ट है वो उसमें एटीसी टावर बन गया है, जल्द ही वहां रनवे का काम भी पूरा होने वाला है। ऐसे तमाम जो बुनियादी ढांचागत परियोजनाएं हैं जिन पर काम चल रहा था वो तेजी के साथ पूरा होने की कगार पर है। और मुझे लगता है कि शायद जनवरी का और फरवरी का जो समय है प्रधानमंत्री का, उनका उद्घाटन करने में व्यस्त होने वाला है। और ये एक चीज दिखाता है कि एक बढ़ते भारत का एक जो चित्र प्रस्तुत करते हुए बीजेपी चुनाव में जाना चाह रही है। और विपक्ष के पास मुद्दे नहीं है। आप देखिए कि मैंने जैसे आपको कहा कि महंगाई का मुद्दा है, जो महंगाई का मुद्दा विपक्ष उठा भी नहीं रहा है। वो विपक्ष बात कर रहा है कि जाति जनगणना की बहुत बात हो जाए, अडानी पर हमला है, ये सब मुद्दे हैं विपक्ष के पास, जिसका कि जनता से सरोकार नहीं है। और जनता अभी देखा आपने कि किस तरीके से विधानसभा चुनाव में इन मुद्दों को खारिज भी कर चुके। तो मुझे लगता है कि जो भ्रष्टाचार है 2014 में भी एक बड़ा मुद्दा था, 2019 में बड़ा मुद्दा था, 2024 में भी वो बड़ा मुद्दा होने जा रहा है। और जैसा आपने कहा कि झारखंड में पकड़े गए, तो उस समय नाम लिए गए थे, पकड़े अभी तक जा रहे हैं। तो आप सोचिए कि वो पैसा कितना है कि अब तक पकड़े जा रहे हैं, 10 साल हो गए। तो ये एक बड़ा मुद्दा होने वाला है। मुझे लगता है कि जो 2024 का चुनाव है उसके लिए प्रधानमंत्री जी जिस तरीके से कह रहे हैं कि ये मोदी की गारंटी है और आप मुझे मोदी जी नहीं मोदी कहिए, तो इसके जरिए वो जनता से और अपने नेताओं से एक सीधा कनेक्ट भी बना चुके हैं। बिल्कुल। और हमको एक चीज मैं यहाँ और जोड़ना चाहूंगा कि अभी जो शर्मिष्ठा मुखर्जी जी, जो कि प्रणब मुखर्जी जी की बेटी हैं, दिवंगत पूर्व राष्ट्रपति जी की, दिवंगत भारत रत्न पूर्व राष्ट्रपति जी की पुत्री हैं, उन्होंने अपनी किताब में कहा भी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में जो उनके पिता यानी कि प्रणब मुखर्जी जी अपनी बेटी को बताते थे कि नरेंद्र मोदी एक ऐसी शख्सियत हैं इंदिरा गांधी के बाद जो कि जनता की नब्ज को पहचानते हैं, उनको पता है कि जनता क्या चाहती है और वो वही करते हैं। और राजनीतिक रूप से इंदिरा गांधी के बाद वो एक बहुत बड़ी शख्सियत है। बिल्कुल। और देखना भी होगा कि भाजपा किस ओर बढ़ती है, लेकिन भ्रष्टाचार के खिलाफ जो कार्रवाई है वो लगातार जारी है। लेकिन सर एक महत्वपूर्ण टॉपिक, शायद इस कार्यक्रम की शुरुआत भी उससे होती तो कोई दो राय नहीं होनी चाहिए थी, नॉर्थ वर्सेस साउथ। जी, ये बड़ा मामला है। जैसे ही हिंदी बेल्ट में भाजपा ने चुनाव जीता और तेलंगाना में कांग्रेस ने जीता, उसके बाद से ये कहीं ना कहीं शुरू हो गया। किसी ने इशारों में इसको शुरू किया, किसी ने संसद में कुछ ऐसा बयान दे दिया जिससे ये साफ जाहिर हो गया। तो कुल मिलाकर जो राजनीति है, ये विभाजनकारी जो मोहब्बत की दुकान चलाते हैं, वो इस पे क्या करेंगे सर? देखिए ये जो है दुर्भाग्यपूर्ण है और पूरा देश एक है। मैं देख रहा था किसी व्यक्ति ने सोशल मीडिया पे टिप्पणी की थी कि मैं साउथ इंडियन नहीं हूँ, मैं साउथ से इंडियन हूँ। तो आप सोचिए कि ये एक होनी चाहिए टिप्पणी। हम कहते हैं हम नॉर्थ इंडियन नहीं, हम नॉर्थ से इंडियन हैं, है ना। तो ये हमको ये जो धारणा है, एक ये जो विचार है कि मैं ये वाला इंडियन हूँ, मैं वो वाला इंडियन हूँ, ऐसा नहीं है। मैं ये वो नहीं, मैं इंडियन हूँ। उसके बाद मैं उत्तर से आता हूँ, मैं दक्षिण से आता हूँ, मैं पश्चिम से आता हूँ। तो ये बातें आनी चाहिए। लेकिन जो लोग इस चुनावों के परिणामों को, जैसा कि एक सांसद ने गौमूत्र स्टेट्स बोल दिया, तमाम तरह की बातें कही गई, ये सब साउथ लिख दिया, हाँ, दुर्भाग्यपूर्ण चीज़ें हैं। और पूरा भारत एक है। और आप देखिए कि जहाँ तक प्रधानमंत्री जी का सवाल है, आप देखिए कि तमिलनाडु का जो पवित्र सेंगोल है उसको लाकर उन्होंने संसद में स्थापित किया, जहां पर उसका स्थान आज़ादी के तुरंत बाद होना चाहिए था, वो स्थान आज मिला है। आप देखिए कि प्रधानमंत्री जी के प्रयासों का ही ये परिणाम है कि काशी तमिल संगम के जरिए जो दक्षिण की और जो उत्तर की जो जनता है वो अपने जो प्राचीन सांस्कृतिक मूल्य हैं, जो इतिहास से जुड़ी चीज़ें हैं, उसको समझ पा रहे हैं, उसको आगे बढ़ा पा रहे हैं। पहले के जो आयोजन थे वो भी सफल रहे, अब फिर से ये संगम होने जा रहा है। और यही नहीं, सिर्फ काशी तमिल संगम नहीं, गुजरात तमिल संगम हुआ, ऐसे ही पश्चिम में, तो पश्चिम से भी जोड़ रहे हैं, उत्तर से भी जोड़ रहे हैं। तो ये तो लगातार प्रयास
कर रहे हैं कि किस तरीके से पूरा भारत एक हो और पूरा भारत एकजुटता के साथ रहे। तो ये जो भी लोग राजनीति चमकाने के लिए इस तरह की बयानबाजी करते हैं, वो दरअसल अपने ही राज्य का भला नहीं चाहते हैं और अपने ही राज्य के लोगों को इस तरीके के विवाद में उलझाए रखना चाहते हैं। उनकी सोच को सीमित कैसे बनी रहे उस दिशा में ले जाना चाहते हैं। दुर्भाग्यपूर्ण चीज़ें हैं। पूरा भारत एक है और सभी भारतीय एक हैं। हमारी जो सारी भाषाएं, हमारी सारी संस्कृतियां, हमारे सारे धर्म, हमको सब पर गर्व होना चाहिए और सबको मिलकर रहना चाहिए। और ये जो चुनाव परिणाम है, ये कभी भी भारत के अंदर ये वर्सेस वो नहीं हो सकते हैं। बिल्कुल, और भारत का मतलब ही है ना विविधता में एकता, और शायद इसी को हम सब ने स्कूलों में भी और पढ़ा हम तो वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं। हम कहते हैं पूरा विश्व हमारा परिवार है, तो हम नॉर्थ साउथ में कैसे बट सकते हैं। बिल्कुल, तो देखना होगा कि इन तरह की जो राजनीति हो रही है उसका शोर कब खत्म होता है। लेकिन ये तो तय है कि जैसे जैसे 2024 के चुनाव नज़दीक आएंगे, राजनीतिक शोर शराबा जो है वो लगातार बढ़ता रहेगा और हम अपने विश्लेषण में उसका जिक्र भी करेंगे। फिलहाल आज के चाय पर समीक्षा कार्यक्रम में इतना ही। अगले सप्ताह आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक मुझे यानी अंकित सिंह और प्रभा साक्षी के संपादक नीरज कुमार दुबे को दीजिए इजाजत। नमस्कार। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।